नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है, सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और इसलिए सिनेमा के तमाम मसलों पर, सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होती रहनी चाहिए। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा से जुड़े तमाम पुरस्कारों के बारे में और पुरस्कारों को लेकर के जो अक्सर विवाद होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। क्या फ़िल्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार हो, चाहे वो कोई फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार हो या कोई और अन्य पुरस्कार हो, क्या उनका क्या क्राइटेरिया रहता है? उनको चुनते समय किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है? क्या उसको लेकर के कोई राजनीतिक सोच होती है या किसी तरह का कोई पक्षपात होता है या नहीं होता है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ बहुत ख़ास लोग मौजूद हैं। मेरे साथ हैं हिंदी सिनेमा के बहुत जाने-माने प्रतिष्ठित पटकथा लेखक कमलेश पांडे जी, बहुत वरिष्ठ पटकथा लेखक हैं, तमाम सफल फ़िल्में दे चुके हैं अपनी कलम से। मेरे साथ जबरीमल पारख साहब हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येताओं में से हैं और दशकों से हिंदी सिनेमा का विश्लेषण कर रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज जी हमारे साथ हैं, जो कि हिंदी सिनेमा पर लगातार बहुत दशकों से काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और तमाम किताबें लिख चुके हैं। धनंजय कुमार जी हमारे साथ हैं, जो कि हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए हैं और पटकथा लेखकों की संस्था से भी जुड़े हुए हैं और पत्रकारिता भी करते रहते हैं। स्वयं निजी एक यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कमलेश जी, मैं आपसे ही बात की शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि आप हिंदी सिनेमा से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और लेखन के साथ-साथ आपने हिंदी सिनेमा का जो भीतर का एक जो दुनिया है, उसको आपने बहुत नज़दीकी से देखा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो पुरस्कारों का मामला होता है, ये किस तरह से तय तय होता है? क्योंकि अभी देखिए मैं ये बात आपको शेयर करना चाहता हूँ अपनी फीलिंग कि हम क्यों इस पर बात कर रहे हैं। अभी हाल में जो फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार हुए, तो उसको लेकर के वैसे तो कोई ख़ास उसमें बात नहीं थी लेकिन ये कि सोशल मीडिया पे बड़ा हल्ला मचा। लोगों ने कहा कि साहब शाहरुख खान ने 2023 में 3-3 फ़िल्में दी जो कि बड़ी बम्पर हिट रही। मतलब पठान और जवान ने तो हज़ार-हज़ार करोड़ से ऊपर का कारोबार किया और डंकी ने भी अच्छे पैसे कमाए। हालाँकि वो उतनी बड़ी हिट नहीं रही जितनी जवान और पठान थी। लेकिन उसके बावजूद शाहरुख खान का कहीं कोई ज़िक्र ही नहीं हुआ फ़िल्मफ़ेयर अवार्ड्स में और एनिमल फ़िल्म के लिए रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। एनिमल फ़िल्म के बारे में फ़िल्म इंडस्ट्री के भीतर से ही तमाम तरह की आवाज़ें उठी कि ये किस तरह की फ़िल्म बनी है, किस सोच के साथ ऐसी फ़िल्म बनाई गई है। तो ये जो पुरस्कारों का सिलसिला है, इस पर मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि आपके अपने क्या अनुभव हैं? क्योंकि आपके पास तो निश्चित तौर पर तमाम तरह के संस्मरण भी होंगे फ़िल्म पुरस्कारों को लेकर के, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को उससे ज़रा रूबरू कराएँ हमें बताएँ कि पुरस्कारों का ये जो सिलसिला है इसकी क्या प्रक्रिया है? क्या इसके पीछे कोई राजनीति भी होती है या सब कुछ बड़ा फेयर एंड लवली टाइप मामला है? कमलेश जी। अ, मैं खुद कुछ जूरी का रह जो कुछ जूरियों में रह चुका हूँ, जो जो ये फ़िल्म अवार्ड्स की जूरी होती हैं, तो मैं खुद उन कुछ जूरी में एज़ अ मेंबर रह चुका हूँ और वो जो मेरा अनुभव है वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक्चुअली होता क्या है। ये सारे स्पेशली जो फ़िल्म अवार्ड हैं, बाकी अवार्ड भी, नेशनल अवार्ड भी, ऑस्कर की एंट्री के लिए भी जो जो जूरी बैठती है वो कैसे काम करती है, क्योंकि मैं हिस्सा रहा हूँ सबका। जो मैं पहली बार जब किसी जूरी में शामिल हुआ, तो हमारे जो जूरी के जो चेयरमैन थे, वो एक बड़े सीनियर फ़िल्म एक्टर थे, वो बहुत बड़े स्टार थे, वो चेयरमैन थे। एक और भूतपूर्व फ़िल्म स्टार थी, उन्होंने अपना वोट उनको दे रखा था। और तो जो हमारे जूरी चेयरमैन थे, उनके पास 3 वोट थे, एक तो एज़ अ मेंबर, एक एज़ अ चेयरमैन और एक वो जो फ़िल्म स्टार का वोट था। उनके पास अकेले 3 वोट थे। तो जो भी फैसला होता जूरी का, वो वो आराम से वीटो कर सकते थे, उनके पास 3 वोट थे। अब हुआ ये कि उस साल एक हैदराबाद के लड़के ने एक फ़िल्म बनाई थी, बहुत खूबसूरत फ़िल्म थी और उस लड़के ने अपनी तनख्वाह से, वो इंजीनियर था, तनख्वाह से पैसे बचा के इंडिपेंडेंट फ़िल्म बनाई थी और वो बहुत अच्छी फ़िल्म थी। मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि खामख़ा बेवजह कंट्रोवर्सी हो जाएगी। और बड़ी अच्छी फ़िल्म बनाई थी, फ़िल्म अच्छी और फ़िल्म बड़ी फ़िल्म अच्छी कामयाब भी थी। और उसी साल एक बड़े फ़िल्म प्रोड्यूसर थे, उनके बेटे ने अपनी पहली फ़िल्म बनाई थी। तो दोनों को बेस्ट डेब्यू का अवार्ड देना था। तो
वो जो हमारे चेयरमैन थे, वो जो बड़े फिल्म थे, जिनके बेटे की डेब्यू फिल्म थी, फिल्म प्रोड्यूसर की, उनके मित्र थे, वो उनको देना चाहते थे। और सारी बातें बड़ी ओपन थी कि नहीं यार, वो मेरा दोस्त है, उसको नहीं दूंगा तो बुरा मान जाएगा वगैरह, ऐसी बातें होती है जूरी में ऐसी बातें होती है। मैंने कहा देखिए सर, जूरी अल्टीमेटली, हर जूरी अपने आप के अवार्ड देती है कि आप कितने ईमानदार थे, आपकी समझ कितनी गहरी थी, आप क्या संदेश देना चाहते थे, आप कितने ये आपने कितना इंसाफ किया। तो जूरी अल्टीमेटली, हर अवार्ड जूरी एक्चुअली अपने आप को देती है, और वो अवार्ड से तय होता है कि जूरी कितनी ईमानदार थी या बेईमान थी। तो मैंने कहा अगर इस लड़के को हम अवार्ड देंगे बेस्ट डेब्यू का, जो लड़का हैदराबाद का है, तो एक जाएगा, अच्छा जाएगा मैसेज कि कोई भी फिल्म बना सकता है और अच्छी फिल्म बना सकता है, कामयाब हो सकता है। उसके लिए किसी परिवार का, किसी बड़े फिल्म प्रोड्यूसर का बेटा होना जरूरी नहीं है। आप कुछ भी है, नौकरी कर रहे हैं तो आप भी एक फिल्म बना सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम एक दे मैसेज कि जो अवार्ड है हम ऐसे लड़के को दे रहे हैं जिसका नाम कभी किसी ने सुना नहीं, उसने कभी पहले कोई फिल्म बनाई नहीं, उस बेचारा, वो इंजीनियर था, अपने तनख्वाह के पैसे बचा बचा के उसने ये फिल्म बनाई, अच्छी फिल्म बनाई थी, फिल्म कामयाब रही थी। तो मैंने कहा हर तरह से ये फिल्म जो है, नहीं यार, वो क्योंकि वो सीनियर एक्टर मेरे दोस्त भी थे, मतलब मैंने काम किया उनके साथ, वो बहुत नाराज हो जाएगा। ऐसी एक और घटना थी, एक बड़े मशहूर गीतकार हैं, वो मेरे मित्र भी हैं। तो उनकी फिल्म एक बार मैं जूरी में था, तो उनकी फिल्म भी थी उसमें। अब उनका फोन आना शुरू हो गया कि यार वो इस बार तो फॉर द बेस्ट लिरिसिस्ट मुझे ही मिलना चाहिए। और उनका क्या लॉजिक था, लॉजिक इसलिए नहीं कि वो ही इज द मोस्ट डिजर्विंग, ये उनकी वजह ये नहीं थी कि ही इज द मोस्ट डिजर्विंग। उनका लॉजिक ये था कि उस बार के अवार्ड फंक्शन में जो चीफ गेस्ट थी, वो किसी सांप्रदायिक, जो तथाकथित सांप्रदायिक भगवा पार्टियां थी, उनमें से कोई बड़े नेता थे, वो चीफ गेस्ट होने वाले थे। किसी भगवा पार्टी के नेता चीफ गेस्ट होने वाले थे, और जो गीतकार थे वो बड़े सेकुलर हैं। तो बोले कि यार इस बार जो है ना, ये सांप्रदायिक पार्टियों के खिलाफ जो है, सेकुलर पार्टी को अवार्ड मिलना चाहिए। वो अपना नाम नहीं लेते थे, सांप्रदायिक पार्टी के खिलाफ ये जो सेकुलर पार्टी की जीत जरूरी है, इसलिए अवार्ड मिलना चाहिए। हालांकि उनको बहुत अवार्ड मिल चुके थे पहले भी। और मैंने कहा देखिए आप इतना जीत चुके हो, मेरा सिर्फ एक सिंगल वोट है, मेरे वोट की कोई बहुत अहमियत नहीं है, हमारे जो जूरी चेयरमैन है उनके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। बल्कि आखिरी दिन तक, अवार्ड फंक्शन के दिन तक उनका फोन आता रहा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं जाऊं कि ना जाऊं। अब मैं इतने धर्म संकट में कि वो मित्र भी थे, तो मैं क्या करता। मैंने देखिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं जूरी का मेंबर हूँ, मैंने एक शपथ ली है। तो ये आम बात है, जितने फिल्म अवार्ड हैं सब में लॉबी होती है। जहां मालूम पड़ा कि आप जूरी में मेंबर हैं, आपको फोन आना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। और अगर आप उनको नहीं भी जानते हैं तो जान पहचान खोज खोज के कि किसको, अब जैसे नाना पाटेकर मेरे मित्र हैं, तो किसी ने उनको फंसाया कि यार जरा नाना फोन कर दे गणेश जी को, वो मेरा नॉमिनेशन है, अवार्ड मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये सब चलता है। और इसीलिए अब पहले क्या होता था कि सारे जो ये तकनीकी अवार्ड होते थे, लेखक का, संगीतकार का, गीतकार का वगैरह का, वो उनके एसोसिएशन दिया करते थे। जो सबकी एसोसिएशन थी टेक्निकल अवार्ड्स की, वो नाम भेजती थी। तो जब मुझे पहली बार मिला फिल्म फेयर, मेरी फिल्म तेजाब के लिए, और मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि क्या होता है, कि अचानक उन लोगों ने मेरा नाम भेज दिया फिल्म फेयर के लिए और अवार्ड मिल गया मुझे। फिर अगली वो सौदागर के लिए पता नहीं कैसे वो मिल गया। तो मुझे कभी एहसास नहीं था। बाद में जब मैं खुद जूरी में शामिल हुआ, तब मालूम पड़ा कि भाई लोग कितनी मेहनत करते हैं अवार्ड लेने के लिए, कि भाई लॉबी है, सिफारिश है,
इसको फोन करो, उसको फोन करो, इसको पटाओ, उसको पटाओ। नेशनल अवार्ड्स तक रंग दे बसंती जब रिलीज हुई थी, बाकायदा एजेंट घूमते हैं कि इतने लाख की डील है, आपको चाहिए क्या, आपको नेशनल अवार्ड चाहिए क्या, सिंपल बात। इतने लाख की डील है, मंजूर है? सवाल एक एज ए राइटर मेरे पास उतने पैसे होते भी कहाँ। अगर मान लीजिए मेरी नीयत खराब होती कि चलो इसी बहाने अवार्ड तो मिल जाएगा, मैं पैसे कहाँ से लाता। मैंने कहा नहीं भैया, थैंक यू वेरी मच, मेरी फिल्म हिट हो गई तो बहुत है मेरे लिए, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। तो सारे अवार्ड से मेरी आस्था खत्म हो गई हमेशा के लिए। एक जो खुजली होती है ना अवार्ड लेने की, इसलिए जब आईफा अवार्ड मिला रंग दे बसंती को, तो आई डिडंट इवन वांट टू गो टू द स्टेज। मैं स्टेज पे जाने को तैयार नहीं था, लेने की वो सबके साथ ग्रुप में फोटो खिंचाने के लिए। राकेश पकड़ के ले गया, कह रहा कि नहीं कमलेश जी आप चलिए, आप आइए। तो सारे अवार्ड्स में मेरी आस्था खत्म हो गई और आज भी बिल्कुल बिल्कुल जीरो है। मेरे लिए किसी अवार्ड का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सारे अवार्ड या तो बिके हुए हैं, या चापलूसी, या लॉबी से, या जान पहचान से, या दोस्ती खाते रिश्तेदारी में दिए जाते हैं। सिंपल बात है। और उसमें खास तौर इसीलिए कभी कभी ताज्जुब होता है कि यार इसने इस फिल्म में कौन सा तीर मारा था, इसको कौन सा अवार्ड मिल गया, कैसे मिल गया इसको। और मैं जानता हूं कि उसको कैसे मिला होगा। कभी कभी जो सच में डिजर्विंग है, अब जैसे रणबीर कपूर का अवार्ड है, वो मैं मानता हूं कि ही इज डिजर्विंग। आई थिंक अमंग ऑल द यंग एक्टर्स ही इज परहैप्स द बेशक बेशक, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, जो उनको भूमिका मिली उसमें बहुत अच्छा काम किया। आपको फिल्म के बारे में आप जो भी राय रखें, जी जी। उस फिल्म का जो दारोमदार है वो अकेले रणबीर कपूर पे है। उसने उस फिल्म को उठाया है, बाकी फिल्म में कुछ नहीं है। बाकी फिल्म में ठीक है, हिंसा विंसा जो भी है, मगर अकेले रणबीर ने अपने दम पे फिल्म को उठाया है, तो उसको मिलना चाहिए था, वो मैं मानता बिल्कुल। हूँ। वो और वो चाहे उसकी वजह जो भी रही हो, मगर उसको मिलना चाहिए था। मगर ये बहुत कम होता है कि जो सच में डिजर्विंग है। मुझे याद है जब शाहरुख खान को पहली बार अवार्ड मिला, तो उसने खुद बोल दिया स्टेज पे कि मैं तो पैसे लेके वो गया था टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में, जो जो फिल्म फेयर अवार्ड अवार्ड करती है। मैं तो पैसे लेके गया था खालिद मोहम्मद के पास, जो उनके फिल्म रिव्यूअर थे और जिनकी काफी बड़ी भूमिका होती थी अवार्ड्स के मामले में। तो मैं तो पैसे लेके गया था, पर पता नहीं मुझे कैसे मिल गया। उन्होंने पैसे तो नहीं लिए, मगर मुझे पता नहीं कैसे अवार्ड मिल गया। तो ये जो अवार्ड की पूरी जो 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 ये जो जो हमारा पूरा सिस्टम है अवार्ड का, अवार्ड देने का। अभी आपने फाल्के एकेडमी की बात की, वो तो इतना इतना बुरा है, क्योंकि उसमें मेरे कुछ मित्र भी शामिल है पुराने। तब इत्तेफाकन जो मित्र बन गए, और उन्होंने कई बार कोशिश की, आप आइए आपको दे देते हैं, आप आइए आपको दे देते हैं। मैं नहीं गया। उसमें सिर्फ चमचागिरी चलती है। चलो यार इसको खुश करना है, इसको दे दो, इसको खुश करना है। एक बार तो इतना ताज्जुब हुआ, एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि किसी लेखक का नाम बताइए देना हो तो मैंने रंजीत कपूर का नाम ले लिया, जो अच्छे लेखक हैं। तो बोला ठीक है, हम कंफर्म करते उनको देंगे। तो मैंने बोला रंजीत को, रंजीत तुझे फाल्के अवार्ड मिल रहा है। वो तो खुश हो गया, फाल्के अवार्ड कमलेश जी मुझे, थैंक यू सो मच। एकदम वो तो पूरा हो गया गदगद। मैंने कहा अरे खामखा मत गदगद हो, ये फाल्के एकेडमी वाला फाल्के अवार्ड है, वो सरकारी फाल्के अवार्ड नहीं है, तो खामखा खुश हो रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इसलिए मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है इन अवार्ड फंक्शनों पे जरा भी। क्योंकि जो लॉबी चलती है, जो वोटिंग होती है, और मीटिंगों में जो बातें होती हैं, मैंने वो बातें सुनी हैं, देखी, मेरे सामने की बातें हैं। और वो बातें सोच के मैं हिल जाता हूँ कि नहीं यार, ये ऐसी ऐसी जूरी से मुझे अवार्ड नहीं लेना। हो सकता है उसमें कुछ अच्छे ईमानदार लोग भी हों, ऐसी बात नहीं है कि सारे लोग लोग बेईमान हैं। कुछ अच्छे ईमानदार लोग भी हो सकते हैं जो सच में चाहते हैं कि भाई किसी सही फिल्म को, या सही अभिनेता को, या सही लेखक को अवार्ड दिया जाए। मगर वो होता भी होगा तो बहुत रेयर होता होगा, जी बहुत रेयर। अब उदाहरण के लिए, जिस साल ताजमहल फिल्म रिलीज हुई थी और बंदिनी बिमल रॉय की रिलीज हुई थी, बंदिनी का जो गाना था मतरो माता लाल तेरे बहुत तेरे, और ताजमहल का गाना साहिर का जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा,
साहिर को अवार्ड अनाउंस हुआ, साहिर को अवार्ड अनाउंस हुआ, शैलेंद्र को अवार्ड नहीं अनाउंस दिया गया, नहीं दिया गया। तो साहिर ने स्टेज पे कहा कि इस अवार्ड का हकदार तो शैलेंद्र है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में कोई गीतकार है तो शैलेंद्र है, हम तो सिर्फ शायर हैं, हम लोग तो सिर्फ शायर हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ये ऐसा मौके बहुत रेयर होता है कि कोई इतना जी ईमानदार हो, नहीं यार मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे ज्यादा योग्य दूसरा आदमी है, दूसरा कलाकार है या लेखक है या जो भी गीतकार है, उसको मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और आपने साहिर की जो प्रसंग के साथ जो जोड़ा इसको, कि मतलब इतनी ईमानदारी हो इंसान में कि अगर वो चुना गया है वो कह दे नहीं मुझसे बेहतर हकदार लोग हैं। अजय जी, आपके पास आता हूँ। आप जिस तरह से कमलेश जी ने विस्तार से बताया फिल्म की ये पुरस्कारों की जो प्रक्रिया है, या जो उसकी पीछे की जो राजनीति होती है, जिस तरीके से वो दौड़ भाग चलती है, उस सब के बारे में बताया, और ये भी कहा कि भाई पुरस्कार जो है वो बाकायदा खरीदे जा सकते हैं। आप चूंकि बहुत लंबे समय से फिल्म पत्रकारिता कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपने बहुत नजदीकी से देखा होगा इन अंदर की जो चीजें हैं चलती हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो लॉबिंग है, क्या इसको ले करके फिल्म इंडस्ट्री के भीतर किसी तरह का कोई मतलब कोई चर्चा होती है, या कुछ होता है कि, या फिर ये है कि सब सब एक ही बहाव में बहे चले जा रहे हैं? मामला जी संवेदनशील है, और कमलेश जी ने बड़े विस्तार से और सारी बातें कह दी हैं। मैंने कई सारे पुरस्कार कवर भी किए हैं, कई जगह देश विदेश जाने का मौका मिला है मुझे, और अंदरूनी जानकारियां भी मिलती रही हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। एक लंबे समय तक मैंने महेश भट्ट के साथ काम किया है, तो भट्ट साहब तब नौरन का संपादन करते थे दैनिक भास्कर के साथ, तब उनके कॉलम चलते थे वहाँ पे। तो वहाँ एक बार उन्होंने जिक्र किया था कि कैसे संजीव कुमार के साथ क्या हुआ था, और कैसे जो संजीव कुमार को पुरस्कार मिलना चाहिए था उनको न मिल करके किसी और को मिला था, उससे संजीव कुमार कितने आहत हुए थे, और फिर पता करने पे मालूम हुआ था कि कैसे उसकी खरीद बिक्री हुई थी। ऋषि कपूर ने तो अपनी आत्मकथा में खुल्लम खुल्ला लिख जी। दिया है कि उन्होंने पुरस्कार खरीदे थे। हाँ, तो ये खरीद बिक्री तो चलती रहती है, खरीद बिक्री कह ले, लॉबिंग कह ले, जो भी कह ले, वो चलता रहता है। और ये ज्यादातर चलता है जो पत्रिकाओं के पुरस्कार है वहां पे, और इसमें सबसे पुराना फिल्म फेयर है, 1952 से शुरू हुआ था लगभग। भारत सरकार ने जब से पुरस्कार देना शुरू किया तब से जी फिल्म फेयर भी दे रहा है। और ये दोनों पुरस्कार आज देश में सबसे ऊंचे में गिने जाते हैं। बाकी तो देश भर में आजकल कम से कम होंगे तो 5 दर्जन पुरस्कार होंगे, और हर कलाकार, हर निर्देशक वो ट्रॉफी के साथ अपनी फोटो खींच करके लगा देता है कि देखिए मुझे पुरस्कार मिल गया है। तो आप पुरस्कार, मैं कल को अपने गांव के नाम पर शुरू कर दूं कि बसंतपुर ट्रॉफी, हाँ, तो भी लोग फोटो ले लेंगे, खींच लेंगे और लेके तस्वीर लगा देंगे, भले ही वो कोई नहीं जानता हो कि पुरस्कार देता कौन है, कहाँ से आता है, क्यों दिया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात जो मुझे लगातार 30 सालों की पत्रकारिता में साफ दिखी, कि कोई भी कलाकार, कोई भी डायरेक्टर अपनी बातचीत में कभी यह नहीं बताता कि उसको यह पुरस्कार मिल चुका है। पुरस्कार उनके लिए गर्व का विषय है, जिसको वो मेंशन करें, उद्धृत करें बार बार, और बताएं कि उनको 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है या 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। मैं कंगना रनौत की बात नहीं करूंगा, वो बार बार इस बात का उल्लेख करती हैं उनको कितने बार मिला है पुरस्कार। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पुरस्कार बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। कमलेश जी ने भी कहा कि पुरस्कार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। किसी भी पोस्टर पर कमलेश जी की कोई नई फिल्म आएगी तो कभी नहीं लिखा जाएगा कि इनको ये फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, या जैसे किताबों में चलता है ना कि इनको साहित्य अकेडमी मिल चुका है, इनको ज्ञानपीठ मिल चुका है, इनको दूसरे पुरस्कार मिल चुका है, तो वो किताब पे मेंशन किया जाता है। किसी भी फिल्म मेकर की, किसी भी एक्टर की कोई भी फिल्म आती है, वहां कोई मेंशन नहीं रहता है कि उनको वो मिला है। ऑस्कर मिल जाए तो अलग बात है। हाँ, हॉलीवुड में इस बात की है कि अगर उनको ऑस्कर मिला है या और कोई अवार्ड मिला है तो वे जरूर इस बात को मेंशन करते हैं। भारत में सिर्फ जो इंडी फिल्म मेकर हैं, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, जिनकी फिल्में अलग अलग फेस्टिवल्स में जाती हैं,
वो फेस्टिवल का उल्लेख करते हुए अपनी फिल्म का बताते हैं कि हमारी फिल्म इतने फेस्टिवल्स में गई, पुरस्कार अगर मिल जाए तो पुरस्कार का भी जिक्र करते हैं। लेकिन कमर्शियल सिनेमा, जो हिंदी का कमर्शियल सिनेमा है, हमारे फोकस में वही सिनेमा, चूंकि अभी ताजा मामला शाहरुख खान और रणबीर कपूर का है, उसको लेके चल रहा है, तो कमर्शियल सिनेमा में कभी भी पुरस्कारों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। और आपने किस्से सुने ही होंगे कि नसीर साहब ने इन ट्रॉफीज से अपने बाथरूम और दूसरी जगह लगवा लिया है अपने फार्म हाउस पे। ऐसे ही एक कलाकार जो बहुत ही आजकल चर्चित है, उस कलाकार के बाथरूम में मैंने देखा कि ऑफिस के बाथरूम में सारे फिल्म फेयर और दूसरे पुरस्कार की ट्रॉफीज रखी हुई है बाथरूम में। और पूछा मैंने क्या है, तो उन्होंने कहा कि इससे कब्जियत दूर होती है और मैं देखता हूँ पुरस्कार या दूसरे लोग भी देखेंगे तो थोड़ी सी ध्यान भटकता है, तो फिर लूज मोशन मोशन ठीक होता है और बाकी चीजें। तो ये मजाक चलता है। अमिताभ बच्चन के यहाँ सारे ट्रॉफीज रखे हुए हैं, तो ऊपर रैक पे सबसे ऊपर अगर निगाह ऊपर करें तब जाकर के उनके सारे ट्रॉफीज, उनके परिवार के सारे ट्रॉफीज दिखाई पड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रॉफीज, ये पुरस्कार इनके लिए बहुत मायने, हाँ तात्कालिक महत्व होता होगा कि जिस साल पुरस्कार मिल गया उस साल कर दें, ये दिखा दें। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि टीवी आने के बाद से, टीवी आने के पहले तक पुरस्कारों का थोड़ा महत्व था, टीवी आने के बाद से सारे पुरस्कार जो है वो टीवी इवेंट बन गए हैं। और फिर ये देखा जाता है कि कौन एक्टर आ रहा है, किसका परफॉर्मेंस होने वाला है, जब इसका लाइव होगा तो कितने लोग इसको देखेंगे। पहले तो लाइव होता भी था, जब इसका रीटेलीकास्ट होगा या जब भी करेंगे तो कितना ऑडियंस ये खींच पाएगा, उसके लिए जरूरी है कि किसको किसको दिया जाए। फिल्म फेयर और दूसरी जगहों पर अब तो मैंने ये भी सुना है कि पुरस्कारों के नाम रख लिए जाते हैं तुरंत। अरे अरे कमलेश जी आ गए हैं यार, कमलेश जी को एक पुरस्कार दो। अरे अरे फला एक्टर आ गया है, इसको एक पुरस्कार दो। अब पुरस्कार का नाम नहीं है तो तुरंत एक नाम गढ़ो उसको और दे दो। और क्या ड्रेसिंग का, मेकअप का, बालों का, जैकेट पहनने का, सबका अवार्ड मिलता है और सारे अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, बहुत ही खराब और बेकार स्थिति है। और ये अपनी मर्यादाएं खो रही है। रही बात राष्ट्रीय पुरस्कार की, मैं आज भी वेट करता हूँ राष्ट्रीय पुरस्कारों की, क्योंकि एक तो वो सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं है, सारे भारतीय भाषाओं को मिलाकर के वो पुरस्कार दिया जाता है। और अभी भी मैं मानता हूँ और मेरा विश्वास है कि 70% 80% ईमानदारी वहां रहती है। वहां एक बैलेंस जरूर ये किया जाता है कि इस साल हिंदी को थोड़ा फोकस कर लिया जाए, या मलयालम को कर लिया जाए, या तमिल को कर लिया जाए, या तेलुगु को कर लिया जाए। और ये समस्या रहेगी। मैंने एक बार सुझाव दिया था, कहीं ऐसा था जहाँ सुझाव मांगे जा रहे थे, तो मैंने कहा था कि राष्ट्रीय पुरस्कारों में तो अब ये कर देना चाहिए कि हर भाषा में हर कैटेगरी के पुरस्कार दिए जाए, ताकि श्रेष्ठ काम सबके सामने आए। और तभी मैंने ये भी कहा था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी एक ही व्यक्ति को क्यों दिया जाए, भाई एक ही साल में 4 व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। जैसे भारत रत्न एक से ज्यादा व्यक्तियों को दिया जा सकता है साल भर में, वैसे ही दादा साहब फाल्के भी दिया जा सकता है। इतनी प्रतिभाएं इतना सारा योगदान करके जा चुकी है 100 सालों में, हर साल का 4 आदमी भी जोड़े हैं आप तो 400 लोगों को पुरस्कार मिल जाना चाहिए था, अब तक नहीं मिला है। तो ये सारे, चूंकि देश हमारा इतना विविध भाषी है, देश इतना विशाल है, इतनी भाषाएं हैं, इतनी फिल्में हैं, तो ये समस्या आती है। मैं यहाँ अंत में एक पुरस्कार का जिक्र करना चाहूंगा जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो है फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड। ये एक नया संगठन है, 5 साल पहले इसका गठन हुआ, जहां देश भर के लगभग आजकल 4 दर्जन के लगभग क्रिटिक्स हैं वहां जुड़े हुए। और हम सारे क्रिटिक्स एक लंबी प्रक्रिया के बाद पूरे देश की फिल्में देख करके और फिर पुरस्कार घोषित करते हैं। मेरा मानना है कि अभी तक हम लोगों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट भी जिनको दिया है, या एक्टिंग और बिहाइंड द कैमरा, हम लोग ज्यादा पुरस्कार नहीं देते, 6 पुरस्कार होते हैं, 6 से 7। उन पुरस्कारों पर अभी तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है। मुझे याद है कि सबसे पहला पुरस्कार एक्टिंग में हमने विनीत कुमार सिंह को दिया था। लोग चौंक उठे थे कि मुक्काबाज के लिए ऐसे एक्टर को क्यों पुरस्कार दिया जा रहा है, जबकि उस साल और कई बड़े नाम थे पुरस्कारों की सूची में।
तो मैं मानता हूं कि उस पुरस्कार पर, जैसे एक जमाने में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के हाँ, पुरस्कार बहुत बिल्कुल, मायने रखते थे। बहुत मायने रखता हाँ, था, सही बात। यूपी के पुरस्कार काफी मायने रखते थे। वैसे ही पिछले 2-3 सालों में कमलेश जी को भी अगर जानकारी हो तो मानेंगे कि हम लोग इस मामले में अभी तक वस्तुनिष्ठ हैं, और हमारी बहसें होती हैं, झगड़े होते हैं, तर्क देने पड़ते हैं कि क्यों इसको पुरस्कार दिया जाए, और हर साल एक ऐसे व्यक्ति को हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट देते हैं जो अनसंग है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। जैसे आपको आशा होगा कि रेशमा पठान को हमने पुरस्कार दिया था लाइफ टाइम अचीवमेंट। रेशमा पठान वह औरत है जिन्होंने हेमा मालिनी का डुप्लीकेट का काम किया था, अकेली स्टंट जी, जी। लेडी है वो। तो इस तरीके से चलता है। तो चलते चलते चूंकि मैं हूं जो वहां से जुड़ा हुआ, एक पुरस्कार ऐसा भी है जो दिया जा रहा है और जो लोगों की नजर में आना चाहिए, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। अगर इसमें किसी को कुछ भाई नहीं, नहीं, भतीजावाद बहुत दिख बहुत रहा है तो अच्छा, माफी। बहुत अच्छी बात जी है। जी। ये हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, मतलब सबके लिए एक जानकारी में इसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि अगर इस तरह और के कोई दादा साहब पुरस्कार हैं। फाल्के के बारे में तो मैं यही करूं कि जब से ये पुरस्कार बना तब से मैं हर साल एक लेख तो लिखता ही हूं कि इस पुरस्कार को बंद किया जाए। अब एक वीडियो बना देता हूं कि इस पुरस्कार को बंद किया जाए, क्योंकि होता क्या है ना कि लोग इतने मैं मूर्ख ही कहूंगा, और इंडस्ट्री में मूर्खों की तादाद कुछ ज्यादा है, वो पुरस्कार को लगा देंगे और नीचे लिखे दादा साहब फाल्के से सम्मानित। अब जो मूढ़ दर्शक है, मूढ़ दूसरे लोग हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि दादा, अरे वहीदा रहमान को भी दादा साहब फाल्के मिला, और फिर ये फला ABCD किसी को भी दादा साहब मिल रहा है, तो ये कैसे हो गया दादा साहब फाल्के? ऐसे सबको दादा साहब फाल्के मिलता है। तो इस पर तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को दखलंदाजी करके इसको बंद करवाना चाहिए कि नहीं ये बंद। जी, और अफसोस की बात है कि सत्ता के आसपास, सत्ता के गलियारे में घूमने वाले लोग भी इन पुरस्कारों से जुड़े हुए, वे लोग जी, इसको इंडोर्स करते हैं, वे लोग आते हैं इन पुरस्कारों में पुरस्कार देने के लिए। जी, फिलहाल इतना जी। ही। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि सत्ता के गलियारों में से जुड़े हुए लोग भी जो है इस तरह के पुरस्कारों से जुड़े हुए हैं, और वो एंडोर्स करते हैं, तो उससे कहीं न कहीं जो एक विश्वसनीयता का संकट है वो और गहरा जाता है। धनंजय जी, आपके पास आऊँगा, क्योंकि आप भी जो है इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, और लेखकों और पटकथा लेखकों की संस्था से भी जुड़े हुए हैं। तो आपका जो पुरस्कारों को लेकर के जो आपका अनुभव है, या जो आपने अंदर से देखा है, एक तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों से उसको साझा कीजिए। ये जो जिसके बारे में अभी कमलेश जी ने बहुत विस्तार से बताया अपने अनुभवों को लेकर के भी, और अजय जी ने भी अपनी तरफ से उसमें विश्लेषण किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका निजी अनुभव क्या है? और दूसरा, ये जो पुरस्कारों का पूरा एक ढाँचा है, जैसे कि कोई भी पत्रिका आ गई, उसने अपना पुरस्कार शुरू कर दिया, तो ठीक है, सबको लगता है, या कोई गुटखे वाला आ गया, कोई शराब वाला आ गया, कोई कुछ भी आ गया, उसने शुरू कर दिया, और उसके बाद जो है वो दिया जाने लगता है, तो सिर्फ ऐसा लगता है जैसे वो पैसे का खेल है। दूसरी बात, जो बहुत बढ़िया बात अजय जी ने कही कि जब से टेलीविज़न पर इन पुरस्कारों का मतलब प्रसारण एक तरीके से शुरू हुआ, उसमें जो एक चमक-दमक वाला मामला था, पूरा एक शो बिज़नेस बन के रह गया कि भाई इसमें कौन फ़िल्म स्टार आ रहा है, और कोई एक्ट्रेस है तो वो क्या पहन कर आ रही है, उसी पर चर्चा होती है कि भाई वो आज वो जो है वो रेड कार्पेट जो है उसपे कौन क्या पहन कर जाएगा, और उसमें किस तरह का किसको दिखना है, कौन किसके साथ दिख रहा है, उसको लेकर के तमाम तरह का गॉसिप होने लगता है। ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं जो पुरस्कारों का अपना एक महत्व होता है कि आदमी ने अच्छा काम किया है, तो उसको मिलना चाहिए। जैसे संजीव कुमार का ज़िक्र अभी किया कमलेश जी ने, तो वो मुझे मुझे मालूम है कमलेश जी जानते होंगे निश्चित तौर पर, संजीव कुमार, मदन मोहन, इस तरह के लोग, तमाम लोग हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में जो कि बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग थे, जिनको कि शायद बहुत मिलना चाहिए था, बहुत पहचान मिलनी चाहिए थी। हालाँकि उनका काम उनको अमर बनाए रखने के लिए काफ़ी है, लेकिन फिर भी जो संस्थाओं को सम्मान देना चाहिए ऐसे लोगों को, वो शायद उनको नहीं मिल पाता, और दूसरे कई अनडिज़र्विंग लोग जो है वो इस तरह के पुरस्कार पा जाते हैं। तो इसके बारे में धनंजय मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आपकी प्रतिक्रिया। बाय द वे, धर्मेंद्र को कोई फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं मिला जी, अभी मैं तक। ये अभी जब आपने मेरे मुँह की बात छीन ली, मैं अभी बिल्कुल जोड़ने वाला था कि धर्मेंद्र जो हैं वो इतने वरिष्ठ अभिनेता हैं, और अभी भी सक्रिय हैं। मतलब अभी जो अभी फ़िल्म आई उनकी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसमें धर्मेंद्र का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो उसके बावजूद जो है वो इस तरह के पुरस्कारों से वंचित है, जबकि उन्होंने दोनों तरह के सिनेमा में अपना एक तरीके से कहा जाए तो प्रतिभा दिखाई है। यानी सत्यकाम और
बंदिनी भी है उनके खाते में, अनुपमा भी है, और दूसरी तरफ उनके खाते में शोले और तमाम तरह की जो गरम धर्म वाली फिल्में हैं जिसमें वो ही मैन कहलाते हैं, वो तो है ही। लेकिन उनके अभिनय का एक बहुत विस्तृत दायरा है, लेकिन उसके बावजूद अगर उसको पहचाना नहीं गया तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक ताज्जुब की बात लगती है। धनंजय, आप अपनी बात रखें प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए धनंजय अपने आप को। हमें लगा म्यूट आपने किया है तो अनम्यूट भी आप ही कर देंगे। इसको दो भाग में मैं देखता हूँ। एक तो हम जैसा कमलेश सर ने कहा और अजय भाई ने कहा, दोनों ने सच बयान किया, लेकिन मैं अजय भाई की एक बात से सहमत नहीं हूँ। आप क्यों किसी अवार्ड को जो है सीमित करना चाहते हैं कि ये नहीं कर सकता? कोई भी करे, सब अवार्ड दे, मैं भी आपको दे दूँ, आप उसको दे दो, आप उसको दे दो, देने दो ना। प्रशंसा ही करनी है तो कोई किसी की प्रशंसा कर सकता है, क्या दिक्कत है? जिसको जो अच्छा लगे उसकी तारीफ करे। लेकिन मैं अगर ये भी सही है कि अवार्ड देते समय कई तरीके की बेईमानियां, चालाकियां, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, वो तमाम चीज़ें। हालांकि मुझसे अगर कहिएगा तो मैं कहूँगा कि पुरस्कार जो है देने का काम नए लोगों के साथ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नए लोगों को उससे बेनिफिट मिलता है, उसको समाज में उसकी पहचान बनती है। किसी नए राइटर को, किसी नए एक्टर को, किसी नए डायरेक्टर को, किसी नए और जो टेक्नीशियन उनको देते हैं तो उसका सम्मान अवार्ड का बढ़े ना बढ़े, लेकिन व्यक्ति का सम्मान जरूर बढ़ता है। और मुझे लगता है किसी को अवार्ड देने का या पुरस्कृत करने का ये बड़ा जो है मापदंड होना चाहिए। अब जैसे कमलेश सर ही बोल रहे थे, कमलेश सर खुद जो है उन्होंने एक बार बता रहे थे कि एड वर्ल्ड में उनको अवार्ड मिलता था, उन्होंने खुद ही कह दिया यार हर बार हम ही को दे देते हो, बंद करो यार, किसी और को तो जो स्टैब्लिश है। कमलेश सर ने जब पहली फिल्म लिखी थी और उसमें उनको अवार्ड मिलता, और कमलेश सर ने बाद में 50 फिल्में लिखी और उसमें किसी एक फिल्म के लिए अभी बुलाता है कि अरे आप बड़ा कमाल फिल्म लिखी थी, ये लीजिए अवार्ड। तो मुझे लगता है तब के अवार्ड में और अब के अवार्ड लेने में अंतर है। और अवार्ड लेने वाला और अवार्ड देने वाला दोनों व्यक्ति, मुझे लगता है कि जब अवार्ड हम समझिए किसी नए व्यक्ति को हम देते हैं तो उसको भी उसका मान होता है कि देखिए इसने मुझे पहचाना, और हमें भी लगता है कि हमने इसको पहचान करके समाज को दिया। अब इसको मैं राइटर एसोसिएशन के अवार्ड से जोड़ता हूँ। राइटर एसोसिएशन के अवार्ड में जो 3rd ईयर था और जिसमें पहली बार मंच पे हुआ, उसका मैं चेयरमैन मैं ही था। तो हमारी हम सबकी जो मूल भूमिका थी उसमें कि अवार्ड एक तो निष्पक्ष हो, कोई किसी का पक्ष ले ये बात न होने पाए। और ये कमलेश सर भी उससे जुड़े रहे इसलिए उनको पता है, कोई नहीं कह सकता कि अवार्ड पक्षपात के साथ दिया गया। और बेहतरीन स्क्रिप्ट किसने लिखी है उस साल, उसका बड़ा बारीक निरीक्षण किया गया, हमेशा किया जाता है। और मैं उस समय की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो मेरे ही देख रेख में सारी चीज़ें चल रही थी और मुझे पूरी तरह हर चीज़ पता है कि एक तो कमलेश सर भी जानते हैं और आप अजय भाई भी जानते हैं कि मैं दबाव नहीं बर्दाश्त करता हूँ, मैं रिएक्ट कर जाता हूँ। तो मुझे किसी ने कहा भी नहीं, और जिस तरह के राइटर एसोसिएशन में सिस्टम है उसमें वो है नहीं। इवन जो जूरी के लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है किसको क्या पॉइंट दिए गए हैं। आप अपने पसंद से, आपको जो पसंद है उसमें दीजिए, और उसमें बता दिया जाता है कि भाई ये जो अवार्ड है, ये जो स्क्रिप्ट है, इसको किस तरह से आपको समझना है और किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अवार्ड देना है। तो राइटर एसोसिएशन जो अवार्ड देता है उस अवार्ड में महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि राइटर एसोसिएशन चाहता है कि अच्छी स्क्रिप्ट को अंडरलाइन किया जाए। हिंदी सिनेमा के या दुनिया के अलग अलग भाषाओं के जो सिनेमा है हिंदुस्तान के, वो सिनेमा के लोग जो एस्पायरिंग लोग हैं, जो आने वाले लोग हैं, वो भी देखें और समझें कि ऐसे स्क्रिप्ट जो है लिखी जानी चाहिए। तो स्क्रिप्ट राइटर बेहतर बने, हमारे अवार्ड का मकसद ये है कि अंडरलाइन करते हैं उसको, तो उससे ये होता है कि ये वाकई महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है एक महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि हिंदी सिनेमा जो है बहुत, अभी भी मैं मानता हूँ बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से, सिविलाइज्ड तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से, एक सिस्टम उसमें नहीं है। कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकता है, कोई भी अच्छी फिल्म बना सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन जब एक उसको सिस्टमेटिक बनाते हैं तो बड़ा अच्छा होता है, सूत्रबद्ध करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं तो बड़ा अच्छा बनता है। और मुझे लगता है कि राइटर एसोसिएशन जो अवार्ड दे रहा है वो चीज़ों को फॉर्मुलेट कर रहा है कि स्क्रिप्ट कैसे लिखे, और दुनिया भर की स्क्रिप्टें कैसे लिखी जा रही है। जो हमारे जो 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 होते हैं, हमारे जूरी के लोग होते हैं, या जो हमारे राइटर एसोसिएशन में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, वो दुनिया के स्क्रिप्ट को जानते हैं, समझते हैं और उसके आधार पर तय करते हैं बेहतरीन स्क्रिप्ट क्या है। हम लोग के यहाँ एक्टर को अवार्ड दिया नहीं जाता, बाकी फील्ड में अवार्ड दिया जाता है, केवल स्क्रिप्ट को दिया जाता है। तो मैं कहूँ कि अवार्ड देना बहुत जरूरी है,
और मैं ये भी कहूँ कि अवार्ड अगर ज़्यादा संख्या में लोग दे रहे हैं तो उससे परेशान होने की बात नहीं है। जैसा कि अजय जी ने कहा कि 4 क्यों नहीं दिया जाता है एक साल में, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है एक ही व्यक्ति को क्यों देते हैं? तो बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि उस साल के जो भी स्थापित व्यक्ति हैं, जिन्होंने सिनेमा में कुछ योगदान किया है, जिनके एक शैली होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग शैली है। कमलेश जी की लिखने की शैली अलग है, मेरी अलग है, किसी और की अलग हो सकती है। तो हर शैली में कुछ न कुछ खासियत है, कुछ न कुछ विशेषता है, और उस विशेषता को चिन्हित किया जाना ही जो है वो अवार्ड देने का मुझे लगता है मकसद होना चाहिए। अब जिन अवार्डों की बात कर रहे हैं, कमर्शियल अवार्ड की बात कर रहे हैं, वो उसने फ़ोन किया कि आपको अवार्ड देंगे हम, और आप जो है इतने पैसे दे दीजिए। वो एक फैशन है, लेकिन उसको रोक नहीं सकते। कैसे रोकेंगे, कैसे तय करेंगे? आप मत जाइए। जैसे कई लोग कहते हैं, जैसे आमिर खान नहीं जाते हैं, कमलेश जी नहीं जाते हैं, कई लोग अवार्ड नहीं जाते हैं। जैसे मैंने कहीं फील्डिंग नहीं की कि मुझे भी किसी चीज़ में कुछ अवार्ड दे दिया जाए। हम देखते हैं आल जलाल को सबको अवार्ड ले लिया, सब अपने घर में 2-4 अवार्ड रखा हुआ। मेरे पास कोई आइएगा तो कोई अवार्ड है नहीं, मैं उसको गिनता नहीं हूँ। और अवार्ड सही मायने में अवार्ड अगर कोई है तो क्या आपने जो काम किया है आप बार बार खुद उसको देखते हैं, खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इससे बड़ा मुझे लगता है कोई अवार्ड नहीं होता है कि आप जब अपने काम को खुद पहचानते हो, बार बार देखते हो और लगता है कि वाकई मैंने बढ़िया काम किया है। लेकिन फिर भी अवार्ड दिया जाना चाहिए, अवार्ड की परंपरा बंद नहीं होनी चाहिए। और पता लग जाता है सच और झूठ जो है उस आमने सामने आ जाता है कि फिल्म फेयर जिससे किस्सा सुनाया कमलेश जी ने या अजय भाई ने कि किसने अवार्ड खरीदे, किसने बेचे, किसने क्या किया। और वो चीज़ें जो है होती है, लेकिन उसको आप हटा नहीं सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन मैंने महसूस किया, मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ ईमानदारी को, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में भी मैंने काम किया है, वहाँ भी मैंने देखा है, उसमें भी कुछ सर्टेन फेवर तो होते थे, लेकिन मैंने देखा कि निष्पक्षता 90% तो रहती है, 10% होता है इधर से उधर। लेकिन एक अगर आप जो जूरी में लोग आपके हैं वो अगर गैरत वाले हैं, अब वो खुद ही ऐसे वैसे हैं तो बात नहीं, लेकिन जो गैरत वाले हैं वो आसानी से समझौते नहीं करते हैं, वो कह देते हैं। और अगर समझौते होते हैं तो बाद में वो निकल के आ जाता है कि इसने ये देखिए समझौता किया, इसने ये देखा, ये किया, वो किया। तो मुझे लगता है अवार्ड दिया जाना चाहिए, चाहे कमर्शियल अवार्ड हो, चाहे नेशनल अवार्ड पे विवाद किया जा सकता है। विवाद तो किसी पे किया जा सकता है, विवाद कर सकते हैं किसी पे, चूंकि हर किसी की अलग अलग पसंद है, हर किसी का अलग अलग सौंदर्य बोध है। आप किसी चीज को अब एक आदमी कह सकता है कि माता पिता की बातें मानना चाहिए हर बच्चे को। मैं कहता हूँ माता पिता की बातें नहीं मानना चाहिए बच्चे को। तो माता पिता की बातें नहीं मानना चाहिए तो मेरा अपना दृष्टिकोण है कि माता पिता की बातें क्यों माने भाई। आप पहले उसको सोचो कि मेरी माँ जो कह रही है वो सही है कि नहीं है। अगर लगता है सही है तो मानो, नहीं है तो सही मत मानो। तो तर्क करो, आप खुद से जज करो कि सही है नहीं है। तो एक अलग अलग विचार है, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम विचारों को आते रहना चाहिए और अवार्ड देने का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। उसी में कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ मीडियम तरीके के आएंगे, लेकिन अच्छे अवार्ड जान लिए जाते हैं, पहचान लिए जाते हैं। जी, बहुत धन्यवाद धनंजय, आपने जो बात कही कि अच्छे अवार्ड जो है वो जान लिए जाते हैं, पहचान लिए जाते हैं। मैं पारक साहब आपके पास आता हूँ आखिर में। ये जो बातचीत का सिलसिला है और कहीं ना कहीं जो हमारे अभी तक तीनों पैनलिस्ट ने बात कही, तो उससे ये स्वर जरूर निकलता है कि जो पुरस्कार हैं, अगर हम उनके नाम पर किसी तरह का कोई पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं या कोई चीप गिमिक करते हैं, तो उससे इन पुरस्कारों की, यानी किसी भी कलाकार के या किसी भी जो भी फिल्म निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं, उनके जो श्रम है या जो उनकी योग्यता है उसका सम्मान होने के बजाय ये उसको हल्का करता है। यानी अगर कोई ऐसी प्रक्रिया हो जाए कि भाई कोई पुरस्कार खरीद ले सकता है या कोई लॉबिंग हो सकती है और किसी तरीके से उसको एक हथकंडे के जरिए हासिल किया जा सकता है, तो ये लगता है कि ये व्यक्ति पता नहीं प्रतिभाशाली है या नहीं है, या सिर्फ जुगाड़ के जरिए बहुत कुछ हो रहा है। बहुत कुछ होता रहता है और ये तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इसी तरह की चीजें चलती हैं। लॉबिंग का जहां तक सवाल है, लोग ऑस्कर के लिए भी लॉबिंग की बात आती है, तमाम तरह की चीजें आती हैं। और ऑस्कर के बारे में कुछ साल पहले तक ये सब बातें भी उठती थी कि भाई वहां पर सिर्फ एक खास तरह के लोगों का या एक खास तरह की जो स्किन है, यानी गोरी स्किन है, उस तरह के लोगों का दबदबा क्यों है। धीरे धीरे वो चीजें टूटी हैं, वो तमाम चीजें टूट रही हैं। हमारे यहाँ जो है उसको लेकर के आवाजें उठाई जा रही है कि भाई फिल्म पुरस्कारों पर या इवन फिल्मों पर, फिल्म की कहानियों पर एक खास तरह की सोच का दबदबा क्यों है कि या हमारा नायक जो है वो सवर्ण नहीं क्यों होना चाहिए, हमारे नायकों की खास तरह की, नायक नायिकाओं की खास तरह की
पहचान क्यों होनी चाहिए। उसी तरीके से पुरस्कारों को लेकर के भी कहीं न कहीं ये होता है कि पुरस्कारों का जो एक दायरा है, उसमें कुछ खास तरह के लोग ही क्यों होने चाहिए। और पहले जहाँ तक मुझे याद है जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते थे, फ़िल्म पुरस्कार, उसमें कम से कम जो फ़िल्में चुनी जाती थी, वे ऐसी फ़िल्में होती थी जो मुख्य धारा का जो सिनेमा है हमारा, जो जिसको हम कमर्शियल सिनेमा कहते हैं, उससे अलग हट कर के फ़िल्में होती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुख्य धारा का सिनेमा जो है वो वहाँ भी डोमिनेट करने लगा है। जैसे मुझे याद है जिस साल अक्षय कुमार को फ़िल्म रुस्तम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, उस साल बहुत हंगामा हुआ था। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब ये तमाम जगह लिखा गया कि भई अक्षय कुमार जो है वो एक बहुत सफल स्टार ज़रूर है, लेकिन ऐसे उत्कृष्ट अभिनेता तो उनको नहीं माना जाएगा जो जिसके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाए। लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा पाठक साहब कि ये जो तमाम बातें हैं जो हमारे अभी तीनों पैनलिस्ट ने कही और अपनी जगह तीनों ने बहुत विस्तार से, बहुत गंभीरता से इस समस्या का की तरफ इशारा किया। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या ये सिनेमा का जो एक पूरा गंभीर काम है, जिसको हम बार-बार कहते हैं कि लोगों की सोच तक पहुँचने की उसमें ताकत है, उसको बदलने की ताकत है, ये कहीं उसको हल्का नहीं करता है? सभी को नमस्कार। निश्चित रूप से हल्का करता है और पुरस्कार में जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी और जो चयन प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कितनी ट्रांसपेरेंट होती है, कितनी डेमोक्रेटिक होती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। फ़िल्म की दुनिया इस तरह की है कि वहाँ वो एक व्यवसाय भी है। व्यवसाय है, एक सामाजिक संदेश देने वाला माध्यम भी है और एक कला माध्यम भी है। तो स्पष्ट रूप से जब आप इन तीनों को मिलाकर या तीनों को अलग-अलग विभाजित न करते हुए सभी तरह की फ़िल्मों को एक ही तराजू से तोलेंगे, तो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे। ये संभव नहीं है कि एक फ़िल्म जो रचनात्मक रूप से, कलात्मक रूप से बहुत उत्कृष्ट है, नहीं, एक सिर्फ़ मनोरंजन के लिए बनाई गई है और वो मनोरंजन ज़बरदस्त है, उसने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। अब फ़िल्म फेयर पुरस्कार जो है, वो लोकप्रियता को ध्यान में रख कर करता है और उसमें देखने वालों का भी कुछ न कुछ उसमें भूमिका होती है। ज़ाहिर है कि वो इतना ट्रांसपेरेंट तो नहीं है कि ये कहा जा सके कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है। लेकिन जिस किसी को भी मिले, अंततः वो बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहते। जीवित इस अर्थ में कि हमारी स्मृतियों में जीवित नहीं रहते। धीरे-धीरे हम भूल जाते हैं। 1952 से पुरस्कार मिल रहे हैं। आप फ़िल्म फेयर की तो छोड़िए, राष्ट्रीय पुरस्कार ही कितने याद है। एक बार एक नेताजी ने एक बातचीत में कहा था कि भई हर साल दुनिया में इतने नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन हमें 4 नोबेल पुरस्कार प्राप्त लोगों के नाम याद नहीं होंगे, ठीक है? हमें अगर आज ये पूछा जाए कि भारत में किन-किन को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो हम सबके नाम भी नहीं बता सकेंगे, जबकि भारत तो इस नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों में सबसे पीछे है। तो यहाँ ईमानदारी का प्रश्न नहीं है, यहाँ यही है कि पुरस्कार की एक भूमिका, आप बहुत लंबे समय तक पुरस्कार जीवित नहीं रहते, बहुत लंबे समय तक आपका काम जीवित रहता है। फ़िल्म बोलती है, फ़िल्म अगर अच्छी है, तो पुरस्कार मिला हो या न मिला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्टर अच्छा है, तो उसे पुरस्कार मिला हो या न मिला हो, वह अपनी फ़िल्मों के माध्यम से जीवित रहता है और लोग याद करते हैं। एक बार मुझे भी एक पुरस्कार की जूरी में रहने का मौका मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार की। फ़िल्मों पर किताब लिखने की एक जूरी में अजीब ढंग से मेरे मुझे भी रख लिया गया। क्यों रख लिया गया? मतलब थोड़ा अजीब लगता है मुझे। मेरी एक किताब फ़िल्मों पर उस समय प्रेस में थी और उसका प्रूफ़ देखने के लिए एक ऐसी महिला के पास वो किताब गई, जो संयोग से उस विभाग में काम करती थी, जो विभाग इन जूरी बनाने वालों की नियुक्तियाँ करता था, ठीक है? और उससे किताब बहुत प्रभावित की, तो उसने कहा कि ये तो भई बहुत काम के व्यक्ति हैं,
तो उन्होंने अपने डायरेक्टर को सजेस्ट किया कि सर ये प्रोफेसर भी हैं, इन्होंने किताब भी लिखी और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, आप इनको क्यों नहीं रखते? ठीक है, और जूरी में मेरा नाम रख दिया गया। उस समय जो डायरेक्टर रहे होंगे, वो बेचारे भले आदमी होंगे, हैं? या उनके पास सिफ़ारिशें नहीं होगी। 3 जनों की जूरी बनी। एक उसकी चेयरपर्सन जो थी, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री की माताजी थी, जिनका फ़िल्म सोसाइटी आंदोलन में काफ़ी बड़ा योगदान था। तो वो थी और एक दक्षिण के व्यक्ति थे। और किताबें अब राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ तो ये होता है ना कि राष्ट्रीय पुरस्कारों में सब तरह की सब भाषाओं की फ़िल्में आती है, सब भाषाओं की किताबें भी आती है। अब हम 3 लोग थे, तो तीनों लोग सब तरह की भाषाएँ तो नहीं पढ़ सकते, हिंदी पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति केरल के थे, तो वो मलयाली पढ़ सकते थे, हो सकता है 1-2 दक्षिण की और भी भाषाएँ। तो वो जो 40-50 किताबें अलग-अलग भाषाओं में थी, उनमें से एक किताब का चयन करना था पुरस्कार के लिए। जिन भाषाओं में किताबें लिखी हुई थी, उनमें से बहुत सी भाषाओं को हम में से कोई पढ़ भी नहीं सकता था। मैं काम करता था इग्नू में और इग्नू चूँकि एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ पर सब भाषाओं के लोग काम करते हैं, अध्यापक हैं, हर भाषा के, इवन नॉर्थ ईस्ट के भी अध्यापक हैं वहाँ पर। तो मैंने वो दायित्व लिया। मैंने कहा कि ये जो भाषाएँ हम नहीं पढ़ सकते, वो किताबें सब मुझे दे दीजिए और मैं अपने अध्यापकों से पढ़ाऊँगा और उनसे आधा पेज, 1 पेज में अपनी राय अंग्रेजी में लिखवा के ले आऊँगा। ठीक है? और मैंने यही किया। आप ये देखिए कि वहाँ जब हम बैठे और एक-एक किताब पर चर्चा की, तो ये जो क्योंकि जिन लोगों ने लिख के दिया वो अध्यापक थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि अ पुरस्कार मिलेगा, नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिवली किताब पढ़ के जो भी समझ में आया सप्ताह 10 दिन में, वो लिख के दे दिया। और उसके बाद में हमने एक किताब का चयन किया और कम से कम उस पूरी प्रक्रिया में किसी तरह का वहाँ पर कोई बाहरी दबाव नहीं था। न चेयरपर्सन की तरफ से जो दूसरे मेंबर थे, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक-एक किताब पर चर्चा करते हुए ये हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है राष्ट्रीय पुरस्कारों में इस तरह अच्छा उस साल चूँकि मैं उस समारोह में शामिल भी हुआ, तो जो फ़िल्में वहाँ पर पुरस्कृत हुई श्रेष्ठ फ़िल्मों के तौर पर एक मराठी फ़िल्म पुरस्कृत हुई, वो निश्चित रूप से लाजवाब फ़िल्म थी और वो कोई बहुत बड़े फ़िल्मकार की फ़िल्म नहीं थी। तो ये बिल्कुल मेरा मानना है कि पुरस्कार इस बात पर निर्भर करता है कि पुरस्कार देने वाली जो एजेंसी है, वो अपने काम को कितनी गंभीरता से लेती है और किस बात को ज़्यादा महत्व देती है, नाम को ज़्यादा महत्व देती है या काम को महत्व देती है। मुझे एक दूसरी तरह का अनुभव भी हुआ, वो फ़िल्म से संबंधित नहीं है, मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि इससे ये समझा जा सकता है कि होता क्या है सब जगह और किस तरह की दिक्कतें मतलब हम अगर भ्रष्टाचार को एक तरफ रख भी दें तो दूसरी तरफ की भी कई समस्याएँ हैं। भारत सरकार का एक विभाग है, जो हिंदी में लिखी हुई मौलिक किताबों पर पुरस्कार देता है, बड़ी राशि देता है, लाख 2 लाख रुपए, ताकि वो लेखक अपनी किताब छपवा सके, प्रकाशित कर सके। ढेरों किताबें आती है वहाँ पर। और उन ढेरों किताबों में से ही अलग-अलग विषय की किताबें चुननी होती है। तो एक बार उस पुरस्कार समिति में मुझे भी रखा गया कि मुझे 2 अन्य लेखकों के साथ कि भई इनमें से हमें ये चुनना है, ठीक है? तो जब हम उनके ऑफ़िस में पहुँचे जिस दिन पहले दिन मीटिंग थी और एक आईएएस ऑफ़िसर उसके इंचार्ज थे, डायरेक्टर थे उस विभाग के। उन्होंने कहा कि देखिए, हम बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगा सकते, ये 50 किताबें सेकंड मतलब एक बार चयन किया जा चुका है इनमें से जो अलग-अलग समितियाँ थी और अब ये 40-50 किताबें हैं, इनमें से आपको 4-5 किताबें चुननी है अलग-अलग विषय। तो हमने कहा कि 2-3 घंटे में ये 50 किताबें तो किसी चमत्कार से हम पढ़ नहीं सकते। तो उसने कहा पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है?
आप देख लीजिए बस और चुन लीजिए। हमने कहा भाई किताबें देखने के लिए नहीं होती, किताबें पढ़ने के लिए, ठीक है? और किताबें ये 50 किताबें अगर 3 लोग हम आपस में बाँटें भी, तो कम से कम 15 दिन चाहिए। अगर आप 15 दिन दे सकते हो हमें, तब तो हम इस काम को हाथ में लेते हैं, नहीं तो ठीक है, हम अपने घर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमेशा तो ऐसा ही होता रहा है। तो मैंने उन्हें कहा, देखिए, ये जिन लोगों ने हमें इस चयन समिति में रखा है, उन्होंने हमें रखा ही इसलिए है कि ये जो पहले से प्रोसेस चला आ रहा है, उसे बदला जाए और किताबें सचमुच पढ़कर दी जाएँ पुरस्कार। और यही हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जितने दिन भी लेना हो लीजिए और आप जब कहेंगे आप लोग कि कब हमें मीटिंग करनी है, तब ही मीटिंग करेंगे, ठीक है? और जो किताबें आप लोग आपस में बाँट लीजिए कि कौन-सी किताबें ले जाएगा और वो पढ़ के फिर हम मिलेंगे, ठीक है? तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 50 किताबों का चयन 5 घंटे में या 3 घंटे में किया जा सकता है, तो पुरस्कार कैसे मिलता हो? तो कहने का मतलब है कि ये पुरस्कारों के साथ ये सब जगह होता है। लेकिन मैं धनंजय की इस बात से सहमत हूँ कि पुरस्कार दिए जाने चाहिए और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि पुरस्कार जितना मुमकिन हो, नए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाना चाहिए। फ़िल्मों में भी ये किया जा सकता है। राष्ट्रीय पुरस्कारों का तो मुझे पता नहीं कि होता है या नहीं, लेकिन फ़िल्म फ फेयर वाले तो ये कर ही सकते हैं कि भई इस तरह से करें कि अगर एक एक्टर को 2 बार पुरस्कार मिल चुका है या 3 बार मिल चुका है, तो उसे फिर चाहे वो कितनी भी महत्वपूर्ण फ़िल्म क्यों ना की हो, उसे पुरस्कार ना दें, ताकि नए लोगों को चांस मिले। और नए लोगों को क्योंकि अब वो जो जिसे 3 मिल चुका है, जिसे 5 मिल जाएगा या 7 मिल जाएगा, उस उसकी हैसियत पर कोई असर नहीं होना, वो तो बड़ा कलाकार है ही। और अगर आप 50 से पहले के कलाकारों के मुझे नहीं मालूम है कि केएल सहगल को कोई पुरस्कार मिला है या नहीं मिला। लेकिन केएल सहगल जो है, उसके बिना क्या हम गायकी के बारे में कोई बात कर सकते हैं क्या? तो नहीं, सहगल इसलिए साहब तो मतलब फ़िल्म पुरस्कार शुरू होने से पहले ही उनका निधन हो गया था क्योंकि वो प्री इंडिपेंडेंस एरा में उनकी डेथ हो गई थी। जी। हाँ, 47 अप्रैल 47 में या कभी। जी, जी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ ये है कि पुरस्कार जो है, उसका एक निश्चित मकसद होना चाहिए। मैं अजय की इस बात से भी सहमत हूँ कि जो ये मतलब जो फर्ज़ी वाला चल रहा है, उसके मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार एक ही व्यक्ति को क्यों दिया जाए? एक से ज़्यादा व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए और एक से ज़्यादा व्यक्तियों को देने से क्योंकि उसका उद्देश्य तो यही है कि आपने जो अब तक कंट्रीब्यूट किया है, उसके लिए हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। जी। और ये फ़िल्मी दुनिया इतनी बड़ी है कि अगर अलग-अलग भाषाओं की फ़िल्मों के लिए हर साल एक मुझे दादा लगता साहब है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह अवार्ड रहे हैं परख साहब। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मतलब मुझे क्या लगता है कि हमारे देश में ख़ास तौर से जो ये पुरस्कारों का मामला है जैसे साहित्य के क्षेत्र में भी ऐसा होता है कि कोई साहित्यकार जब बिल्कुल बहुत बूढ़ा हो जाता है या जो अशक्त हो जाता है या उसके मतलब रचनाशीलता जब उसकी एकदम क्षीण हो जाती है, तब उसको ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी मतलब एक परंपरा रही कि जब तक वो बहुत ही बूढ़ा ना हो जाए, तब तक उसको उस तरह का पुरस्कार ना दिया जाए। उसी तरह से दादा साहब फाल्के के बारे में भी ये माना जाता है एक अजीब-सी मान्यता हो गई है कि जब तक कोई फ़िल्म का मतलब कोई कलाकार उम्र के उस दौर तक ना पहुँच जाए तब तक उसको ना दिया जाए। शायद तजुर्बे की वजह से या अनुभव या उसका जो एक काम का दायरा है, उसकी वजह से ऐसा होता हो। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे कलाकार अभी वहीदा रहमान को जब दिया गया तो ये सवाल उठा था कि भई इनको इतनी देर से क्यों मिला? क्योंकि ये तो बहुत पहले इनको मिल जाना चाहिए था जो उसके हकदार थे। जैसे अभी आपने यहाँ पे धर्मेंद्र का ज़िक्र हुआ। मुझे याद है कामिनी कौशल अभी जीवित हैं, उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल जाना चाहिए था, अगर नहीं मिला है, तो वो ये चीज़ें हैं, ये निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें हैं जो सवाल खड़ा करती हैं चयन प्रक्रिया पर और आप चारों लोगों ने जिस तरीके से इस मसले पर अपनी राय रखी है और क कमलेश जी ने और धनंजय ने और अजय जी ने चूँकि फ़िल्म इंडस्ट्री को ये लोग बहुत नज़दीक से देखते हैं, उसका हिस्सा हैं, तो उसके रहते हुए जो बातें कही हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दर्शकों को भी ये बात समझना चाहिए कि फ़िल्म पुरस्कार जो होते हैं, वो
किसी कलाकार की काबिलियत का या किसी भी व्यक्ति की काबिलियत का पैमाना नहीं है। हाँ, मिल जाते हैं तो उससे एक हौसला ज़रूर बनता है। जहाँ तक आपने जो बात कही कि नए लोगों को पुरस्कार मिलना चाहिए, मेरे ख़्याल में फ़िल्म फेयर जो है डेब्यू के लिए पुरस्कार देता है। डेब्यू के लिए तो पुरस्कार देता ही है। तो वो अपने आप में एक संकेत है, एक तरीके से कोशिश है कि भाई जो एक नवोदित कलाकार आ रहा है कोई, तो उसको उसकी प्रतिभा का जो है वो शुरुआती तौर पर ही जो है कहीं न कहीं अगर उसका अच्छा काम है, तो सम्मान हो। लेकिन मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा कि हम किसी कलाकार के लिए सीमाएँ बाँध दें कि अगर 2 बार उसको मिल चुका है तो उसको दोबारा फिर जीवन में कभी मिले ही नहीं। क्योंकि ऐसे तो फिर होगा तो ऑस्कर पे जो कई लोगों को 4-4 5-5 बार ऑस्कर मिल चुके हैं, वो कभी मिलेंगे ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर कलाकार है और सक्रिय है और वो अपना काम अच्छा दिखा सकता है, वो कोई भी हो, गायक हो, संगीतकार हो, लेखक हो, पटकथा लेखक हो, अभिनेता हो, निर्देशक हो, कोई भी हो, तो उसको जहाँ तक वो संभव है मिले। और अगर ये कॉम्पिटिशन की बात है, तो कॉम्पिटिशन में फिर जो अच्छा निकल के आएगा, उसको मिलना ही चाहिए। जैसे इस बार कमलेश जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि रणबीर कपूर को जो मिला है, वो डिज़र्व करते हैं क्योंकि मैं फ़िल्म से बहुत मेरी घनघोर असहमतियाँ हैं। मैंने फ़िल्म जब देखी थी एनिमल तभी उसके बारे में लिखा भी था और हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि वो बड़ी ही रिग्रेसिव किस्म की फ़िल्म है। और फ़िल्म इंडस्ट्री के भीतर से भी बहुत सारे लोगों ने इस थॉट को कहा है कि वो फ़िल्म जो है जावेद अख्तर ने बहुत इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण बयान दिया है। लेकिन जो रोल उनको मिला है, अगर उनको रोल ही ऐसा मिला है रणबीर कपूर को जो लेखक ने, निर्देशक ने उनको रोल दिया है, तो उस रोल में जो उनका काम है उस काम में वो बहुत खरे उतरे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस नाते अगर उनको मिला है, तो ये एक तरीके से उनकी प्रतिभा का सम्मान है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं फारूक साहब? हाँ, ये आपकी बातों पर ही 1-2 बात है। एक तो क्या है कि जो पैमाने बनाए जाते हैं ना, उस पैमानों के साथ बड़ी दिक्कत होती है। अब जैसे मैं आपसे उस तरह से असहमति नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन जैसे रणबीर कपूर का काम बहुत अच्छा है, ठीक है? लेकिन अगर आप अभिनय कला की दृष्टि से देखें, तो रणबीर कपूर का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वो फ़िल्म के अनुकूल तो हो सकता है, लेकिन आप फ़िल्म के अभिनय की जो बारीकियों की तरफ ध्यान दें, तो उन बारीकियों पर ध्यान दें तो कुछ भी नहीं है, सिवाय बहुत ज़्यादा वो एक्सप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है और संवेदनशील तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर किसी भी पुरानी फ़िल्म को देखें, जैसे तीसरी कसम फ़िल्म को देखें या मीना कुमारी साहब बीबी और गुलाम, तो ये जो अभिनय की बारीकियाँ होती है, जिसमें कि या दिलीप कुमार को देखें या ये, तो हम जब अभिनय आप जो कला कह में रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ और आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है। हम उस पर अलग चर्चाएँ कर सकते हैं विस्तार से क्योंकि कोई अभिनेता जो है, उसको जो फ्रेम दिया गया है क रोल का, उस फ्रेम में जो वो काम कर रहा है, मुझे लगता है जो उसको रोल मिला रणबीर कपूर को, वो एक ऐसा लाउड कैरेक्टर है, बहुत ही क्या कहें, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाने वाला, बहुत नहीं, गुस्सैल एक किस्म बात का मैं कह रहा कैरेक्टर है। हूँ, अगर थ्री ऑफ अस में जो उसको मिला है शेफाली को, वो हाँ। इस लिहाज से ज़्यादा बेहतर है। नहीं, वो ठीक है। वो बिल्कुल दोनों फ़िल्में बिल्कुल अलग-अलग हैं। थ्री ऑफ अस एकदम अलग तरह की फ़िल्म है, एनिमल बिल्कुल अलग तरह की फ़िल्म है। मैंने जैसा कहा कि फ़िल्म के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो काम उन्होंने किया है, जो उनको रोल में अगर किसी को खलनायक का रोल मिला है और खलनायक में वो जुगुप्सा जगाता है आपके भीतर और एक तरीके का आपको मतलब नफ़रत सी होती है उस किरदार से, तो उस एक्टर की सफलता है। अमजद खान को गब्बर सिंह के रोल में इसीलिए इतना माना जाता है कि उन्होंने वो किरदार ऐसा जिया कि वो उस किरदार को देख के बारे में सोचते हुए आपको लगता है अरे ये कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है या प्राण जिस तरह की खलनायकी करते थे। जो भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रणबीर कपूर के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उनको फ्रेम मिला, मुझे लगता है जिस तरीके के उनको मौके मिले हैं कहीं एक्सप्रेस करने के छोटे-मोटे उस फ़िल्म में, तो वो उन्होंने किया है क्योंकि रणबीर कपूर एक समर्थ अभिनेता है। देखिए, इस फ़िल्म के अलावा भी उनकी जो प्रतिभा है, वो हमने कई तरह की फ़िल्मों में देखी है और वो एक एक्टर के तौर पर अभी जो मौजूदा क्रॉप है एक्टर्स की, उसमें काफ़ी समर्थ अभिनेता हैं। तो इस नाते उनके काम को अगर सम्मानित किया गया वो अलग बात। हम ये मतलब इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, विवाद हो सकते हैं कि हाँ भाई, उनको क्यों दिया गया और किसी और को क्यों नहीं दिया गया। लेकिन जो बात कमलेश जी ने कही थी, मैं उससे सहमत हूँ कि हाँ, इस फ़िल्म में जो उनको रोल मिला है क्योंकि देखिए मूल रूप से तो फ़िल्म जो है डायरेक्टर और राइटर की कल्पना होती है। तो वो जो है वहाँ पे जो जो गलतियाँ हैं, जो घटियापन है या जो भी हम उसको कह लें, वो सारा का सारा निर्देशक और उस फ़िल्म के लेखक की सोच का नतीजा है। लेकिन जो एक्टर का काम तो जो उसको रोल मिला है, जो उसको फ्रेम दिया गया, उस फ्रेम में उसको जो काम करना है, वो उसने किया है। तो वो उस आपकी लिहाज बात से और एनिमल एनिमल फ़िल्म का नाम ही है, तो वो जो उसको जो एक
उसको एक मनुष्य के भीतर जो एक जानवर है, उस जानवर को उभारने का उसने काम किया है, और वो जानवर आपको दिखता है उसकी, वो बहुत इलॉजिकल काम पे, बहुत बहुत इलॉजिकल है उस फिल्म में, बहुत सारी बातें जो कि बहुत सारी फिल्मों में होता है। हमारी जो कमर्शियल फिल्में होती हैं, बहुत इलॉजिकल चीजें होती हैं। इस फिल्म में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो उसको रोल मिला है, मुझे लगता है उसने ठीक काम किया। बहरहाल ये बातचीत हम लोग मतलब रणबीर कपूर के या किसी भी अभिनेता के काम के बारे में हम बातचीत जारी रख सकते हैं, और इस पर हम एक चाहेंगे कि कमलेश जी जैसे वरिष्ठ पटकथा लेखक जो है, आगे भी हमें कभी इस बारे में विस्तार से बताएं कि जब हम किसी जी कमलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जूरी हमेशा नहीं हुआ करती थी, अवार्ड्स की जूरी पहले नहीं थी। 50 के दशक में या 60 के दशक में जो फिल्म फेयर अवार्ड थे, उसमें जूरी नहीं हुआ करती थी। उसमें होता ये था कि फिल्म फेयर पत्रिका के पेज पे वो वोटिंग के फॉर्म छपते थे, वोटिंग करने के फॉर्म छपते थे, और आम जनता से उम्मीद किया था कि वो फॉर्म भर के भेजे, और उसकी बेसिस पे पॉपुलर अवार्ड जो है उनका फैसला होता था। अब होता ये था कि जो जो जिनका नाम था, चाहे वो राज कपूर हो या बिबल रॉय हो, गुरुदत्त हो, या टेक्नीशियन हो, संगीतकार, खास तौर से संगीतकारों में स्पर्धा बहुत होती थी। वो लोग फिल्म फेयर की 1-1 लाख कॉपियां खरीद के अपने लोगों से वो फॉर्म भरवा के भेजते थे, और इस तरह उनको अवार्ड मिलता था। और जो मैंने जिक्र किया, साहिर को अवार्ड मिलना, जो वादा किया उसके लिए, ताजमहल के लिए, वो उसी का नतीजा था। साहिर को मालूम था कि मुझे अवार्ड क्यों मिला है, क्योंकि मेरे म्यूजिक डायरेक्टर ने इतने हजारों कॉपियां खरीद के फॉर्म भरवा के यहाँ भिजवाई है इनके ऑफिस में। तो ऐसा नहीं, ये आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। नहीं, ऐसा नहीं कि अवार्ड तब बहुत ईमानदार थे, नहीं। जब जूरी नहीं थी तब भी अवार्ड का यही हर्ष होता था कि भाई वो फिल्म फेयर की, उसमें सबका फायदा था। फिल्म फेयर की कॉपियां बिकती थी जो पहले कभी नहीं बिकी, और लोग खरीद के फॉर्म भरवा के, मुझे मालूम है मेरे मोहल्ले में वो लोग वो फॉर्म भरने के लिए आपस में एक दूसरे से कॉपियां शेयर होती थी, और लोग फॉर्म भर के भेजते थे। चलिए, बहुत बहुत दिलचस्प आपने जानकारी दी, और मेरे ख्याल में आज जो हम लोगों ने बातचीत की अवार्ड्स के संदर्भ में, वो हमारे दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प जानकारियां उसमें मिली होंगी कि किस तरीके से ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, क्या उनके पीछे की प्रक्रिया होती है, और क्या उसके पीछे का एक तरीके का जो लॉबिंग की बात कही अभी आखिर में भी जो आपने बताया किस तरीके से होता था। तो ये बहुत आज की बातचीत बहुत दिलचस्प रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये इस बातचीत में बहुत मजा आया होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगली बार हम फिर किसी